Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about cell the unit of life. This is the 8th chapter of NCERT. तो इस चैप्टर में हम पूरा सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल जो है वो मतलब सेल का जो स्टार्टिंग है और इससे कौन कौन मतलब इससे कैसे पूरी बॉडी बनती है वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल क्या है, एक लाइफ का ये क्या है, मतलब अगर किसी बॉडी के बारे में बात करें तो बॉडी का यूनिट क्या है आप बताएंगे तो क्या बताएंगे, सेल है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में उसके डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है पूरी अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सेल से, और उसके बाद सेल जब ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है तो उससे क्या बोलते हैं, हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर पूरी बॉडी आपकी बनती है। ठीक है, फिर देखिए सेल ल्यूमेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द सेल। जो ल्यूमेनहॉक साइंटिस्ट थे इन्होंने ही डिस्कवर किया था किसको, सेल को। ठीक है, ओके, किसके बाद सेल को डिस्कवर किया था, इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, फिर देखिए रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें जो कि सेल के अंदर वाला पार्ट होता है। ठीक है, सेल के सेंटर पे मिड पार्ट पे प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ओके, दोनों में डिफरेंस है। जो सेल को जिसने डिस्कवर किया था उनका क्या नाम है, रॉबर्ट हुक, और जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था उनका क्या नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, फिर देखिए इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है किसकी, लाइफ की। ठीक है, और उसके बाद जो जैसा स्ट्रक्चर हो गया और फंक्शन हो गया ये किस पे डिपेंड होता है, सेल पे। ठीक है, किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, सेल से बना होगा। ठीक है, सेल, उसके बाद जो उसका ग्रुप ऑफ सेल होगा उसे टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू से भी मतलब सेल से, या फिर उसका जो हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेल से ही आपको पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, लाइफ की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है वो कौन है, सेल है। ठीक है, फिर देखिए सेल थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। गिवन बाय स्लाइडेन एंड सैचुआन। तो स्लाइडेन जो कि बॉटनिस्ट है एंड सैचुआन इज अ जूलॉजिस्ट। ठीक है, जो सेल थ्योरी थी, सबसे पहले सेल के बारे में देख लिया कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, और अब हमने देख रहे हैं कि सेल थ्योरी को किसने दिया था। ठीक है, तो सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम क्या है, स्लाइडिन एंड स्वान। ठीक है, तो स्लाइडिन जो थे वो कौन थे, बॉटनिस्ट थे, और स्वान की बात करें तो वो कौन थे, जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, ओके, फिर देखिए अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड देयर ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी में मेनली 2 पॉइंट दिए गए। कौन कौन से 2 पॉइंट है, कौन कौन से 2 पॉइंट जो दिए हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, वही बताए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे वो किससे बने हुए, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सेल्स, न्यू सेल्स अराइज हो रही है तो वो किसके थ्रू अराइज हो रही, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले सेल बन चुकी है उनसे ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। उन्होंने ये दूसरा पॉइंट दिया। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए। पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं, और उसके बाद जो सेल्स अराइज होती हैं, जो न्यू सेल्स डेवलप होती है, तो वो किससे डेवलप होती है, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो पुरानी वाली सेल्स है उसी से आपकी न्यू सेल जनरेट होती है या फिर उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यही बोला गया इंग्लिश में कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, तो 2 पॉइंट क्लियर हुए। ये सेल थ्योरी का इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जो कि जिसके बेस पे सेल थ्योरी दी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रॉडोफोर्चाउज ओमनीसेलुलर इसेलुलर। जो रॉडोफोर्चाउ थे उन्होंने ही अपनी लैंग्वेज में उन्होंने इस चीज को बोला कि उन्होंने एक ऐसा सेंटेंस दिया जिसे बोला, क्या बोला, ओमनीसेलुलर इसेलुलर। दैट मींस इन्होंने भी यही बोला कि सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने भी अपनी लैंग्वेज में ये बोला। तो अपनी लैंग्वेज उनकी कौन सी थी, ओमनीसेलुलर इसेलुलर। ठीक है, और उसके बाद उसको जब मतलब लोगों के सामने लाया गया कि ये लैंग्वेज में मतलब ये जो सेंटेंस है क्या मतलब इसका क्या है, तो क्या मतलब है कि जो भी न्यू सेल है वो किससे डेवलप हो रही है, अपनी पुरानी या फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है,
तो ये किसने दिया था? रॉडॉल्फ वर्चाउ ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कोई इनका सेंटेंस दे देंगे और उसके बाद पूछेंगे कि ये किसने बोला था। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? रॉडॉल्फ वर्चाउ ने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेल जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा कौन सा होता है? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, कौन कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है और दूसरा कौन सा होता है? यूकैरियोट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जनरली किसमें मिलता है? हमें मोनेरा में मिलता है, लेकिन अगर यूकैरियोट की बात करें तो वो सभी में मिलता है, जैसे कि हो गया फंजाई, हो गया प्लांट, हो गया एनिमल, हो गया। ठीक है, तो इन सभी में क्या मिलता है? हमें यूकैरियोट मिलता है, लेकिन अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो वो मेनली हमें मोनेरा में मिलता है। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? फिर देखिए अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसका स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल इन्वेलप की। जो सेल इन्वेलप होता है क्या मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेकर उसका जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके बारे में हम जो भी उसमें ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं उस सेल में, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, उनका फंक्शन क्या है, वो जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट है उनका फंक्शन क्या है, और पूरे सेल में क्या क्या उनका वर्क है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? सेल इन्वेलप, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। इन्वेलप का मतलब क्या होता है? कवरिंग। ठीक है, तो सेल इन्वेलप मतलब सेल की कवरिंग। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेल इन्वेलप की। Most of the prokaryote, particularly bacterial cells, having chemically complex cell envelope. इसमें जो होता है मतलब जो कवरिंग होती है जैसे हम इन्वेलप बोल रहे हैं, तो सेल इन्वेलप का मतलब क्या है कि किसी भी सेल का कवरिंग होगी जिसे हम सेल इन्वेलप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो किसमें मिल रहा है हमें? मोनेरा में, दैट मीन्स बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल में एक कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है जिससे मतलब कॉम्प्लेक्स कवरिंग होती है जिसे हम सेल इन्वेलप बोलते हैं। ठीक है, ओके, फिर देखिए अब उसके कवरिंग की अभी हमने सेल इन्वेलप की बात करी। अब सेल इन्वेलप जो होते हैं वो उसमें कई सारी उनमें कवरिंग होती है। ठीक है, तो सबसे बाहरी जो आउटर कवरिंग होती है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? कैप्सूल, या फिर उसे ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, या फिर उसे स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं पहले। When mucilage is present loosely around the cell wall is called as a slime layer. जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के जो आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल के जस्ट आउटर लेयर जो प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं हम? ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो जो लेयर होती है उसमें वो म्यूसिलेज की लेयर होती है। ठीक है, कैसी लेयर होती है? म्यूसिलेज की लेयर होती है, सेल वॉल के जस्ट आउटर वाली लेयर होती है, जिसे हम कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स या फिर उसे स्लाइम लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो 3 मैंने नेमिंग बोली ये डिफरेंट कंडीशन में बोली जाती है। ठीक है, जब जो बैक्टीरिया होता है उसके जब स्टार्टिंग होती है, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी हो गया। ठीक है, तो न्यू बॉर्न बेबी में अब स्किन उसकी कैसी होती है? स्मूथ होती है। ठीक है, लेकिन अगर एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट की स्किन कैसी होती है? रफ होती है। ठीक है, कैसी होती है? रफ होती है, एज अ टाइट उनकी स्किन होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से बैक्टीरियल सेल में भी होता है। ठीक है, जब जो न्यू बैक्टीरियल सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसमें जो कवरिंग होगी उससे हम क्या, वो बहुत ही स्मूथ कवरिंग होती है। ठीक है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? उस कंडीशन में उसे क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही कवरिंग हार्ड हो जाती है तब हम उसे क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं, या फिर उसे ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो पहले हमने बता दिया कि म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, ये जो भी मतलब कवरिंग है जिसे हम कैप्सूल बोल रहे हैं तो वो क्या है? म्यूसिलेज की बनी होती है। ठीक है, फिर देखिए व्हेन इट बिकम हार्ड इट इज नोन एज कैप्सूल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। जब वो लूज होती है या फिर स्मूथ लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? तब उस कंडीशन में स्लाइम लेयर बोलते हैं, लेकिन जब वो लेयर हार्ड हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं या फिर ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए next point, WBC fails to engulf capsulated bacteria, therefore capsulated bacteria causes disease. ठीक है, जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्मूथली मतलब जिनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही हार्ड हो चुकी होती है, जो कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो जब कैप्सूल की कवरिंग आ जाती है, हार्ड कवरिंग आ जाती है, तब उन्हें क्या बोलते हैं? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, जो कि
मतलब जो जैसे कि जब वो जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल जो होते हैं डब्ल्यूबीसी, वो क्या करते हैं, वो उसका वर्क क्या होता है, वो हमारा उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ द बॉडी बोलते हैं, ठीक है। बॉडी का क्या है, सोल्जर, मतलब कि जो भी बाहरी बैक्टीरिया आ रहा है या वायरस आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको क्या करते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब खा लेते हैं, ठीक है, ओके, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरियल सेल जो होती हैं, उनको क्या करते हैं, उनको डब्ल्यूबीसी इंगल्फ नहीं कर पाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें कैप्सुलेटेड मतलब हार्ड कवरिंग आ जाती है, ठीक है। तो हार्ड कवरिंग होने के कारण डब्ल्यूबीसी जो होता है वो इंगल्फ नहीं कर पाता बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। तो वही बैक्टीरियल सेल जो होते हैं जिन्हें डब्ल्यूबीसी इंगल्फ नहीं कर पाता है, वही क्या करते हैं, डिसीज क्रिएट करते हैं, ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये जो होते हैं, जो कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो होते हैं, यही जो होते हैं डिसीज क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर देखते हैं, सेल वॉल इज द सेकंड लेयर ऑफ अ सेल इन्वेलप्ड बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो लेयर है वो क्या है, कैप्सुलेटेड लेयर है, ठीक है, कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर, ओके। तो कैप्सूल या फिर उसे ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे थे, वो क्या है, आउटर कवरिंग है। उसके जस्ट नीचे वाली जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। तो वो जो सेल वॉल क्या होती है, वो ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे वाली लेयर होती है, जिसे हम सेकंड लेयर भी बोलते हैं। फर्स्ट लेयर कौन सी थी, कैप्सूल वाली, और सेकंड लेयर कौन सी है, सेल वॉल, ठीक है। फिर देखिए, दिस लेयर डिटरमाइन शेप ऑफ अ सेल्स। जो सेल वॉल होती है उसी से ही किसी भी सेल का शेप डिटरमाइन होता है, कि वो शेप मतलब कौन से शेप में आएगा। सेल का जो शेप है वो किस पे डिपेंड करता है, सेल वॉल पे, ठीक है, ओके। फिर देखिए, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। डेवलप्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम, फाइंड आउट पैथोजेनेसिटी ऑफ द बैक्टीरिया। जो स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया है उसको किसने डिस्कवर किया था, क्रिश्चियन ग्राम ने, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, क्रिश्चियन ग्राम ने। और उन्होंने इसमें डिफरेंस क्रिएट किया था कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो डिसीज क्रिएट करता है और कौन सा बैक्टीरिया जो है डिसीज क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में देख लेते हैं। तो उन्होंने कुछ बैक्टीरिया को लिया, ठीक है, ओके, बैक्टीरिया को लिया, फिर उसके बाद डीप इन क्रिस्टल वायलेट, उन्होंने क्रिस्टल वायलेट में उन्हें डिप किया, ठीक है, बैक्टीरिया को डिप किया, ठीक है। फिर देखिए, ऑल द बैक्टीरिया बिकम पर्पल, जितने भी बैक्टीरिया थे, जब उन्होंने जो पर्पल कलर था उसमें डिप किया, तो उसके बाद जब उन्हें बाहर निकाला तो वो बैक्टीरिया कैसे हो गए, पर्पल कलर के हो गए, ठीक है। तो देखिए, डिप इन एथिलीन वाले बैक्टीरिया थे, उनको क्या किया, एथिलीन में डिप कराया, ठीक है। तो जब एथिलीन में डिप कराया तो कुछ बैक्टीरिया जो थे उन्होंने अपने पर्पल कलर को रिलीज कर दिया, ठीक है, ओके। और कुछ बैक्टीरिया जो थे उन्होंने अपने कलर को बचाए रखा, ठीक है, ओके। कुछ बैक्टीरिया जो थे वो पर्पल बने रहे और कुछ बैक्टीरिया पर्पल नहीं थे, ठीक है, अपने नॉर्मल कंडीशन में आ गए थे, ठीक है। फिर देखिए, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो थे उन्होंने क्या किया, सस्टेन स्ट्रेन, मतलब कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो थे वो कैसे थे, जिन्होंने अपने कलर को मतलब बनाए रखा, ठीक है, जो कि पर्पल कलर के बने रहे, उन्हें क्या बोला गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिन्होंने अपने कलर को लूज कर दिया उन्हें क्या बोला गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, ओके। तो फिर इन्हें क्या बोला गया, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उन्हें क्या बोला गया, सस्टेन स्ट्रेन, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे उन्हें क्या बोला गया, लूज द स्ट्रेन, ठीक है, ओके। तो जो भी जिन्होंने कलर बनाए रखा, जिन्होंने अपना कलर को लूज नहीं किया, वो क्या थे, वही डिसीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में देख लेते हैं। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ओके। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या है, थर्ड लेयर है। पहली कौन सी थी, ग्लाइकोकैलिक्स, ओके। सेकंड कौन सी है, सेल वॉल, और थर्ड कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टडीड बाय सैचवॉन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको सबसे पहले किसने इसके बारे में स्टडी करी, तो सैचवॉन साइंटिस्ट ने, ठीक है, किसने, सैचवॉन साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया, ठीक है। फिर देखिए, टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गिवन बाय प्लोव, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म था वो किसने दिया था, प्लोव साइंटिस्ट ने। फिर देखिए,
It is a quasi, that means semi-fluid in nature, in which protein and lipids ratio vary from 1:4 to 4:1. ठीक है, इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें कि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, ठीक है, तो प्रोटीन प्लस लिपिड, ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड का जो मतलब मिक्सचर होता है उसके उससे आपका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मिलकर बना होता है, ठीक है। और रेशियो की बात करें तो 1:4 होता है और या फिर 4:1 होता है, ठीक है। ओके, तो अगर नेचर की बात करें तो कैसे होता है, फ्लूइड इन नेचर होता है, ठीक है। ओके, फिर देखिए, this membrane form boundary of the cytoplasm being guarded from outside। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, थर्ड लेयर है, ठीक है। थर्ड लेयर का मतलब क्या है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि जो अंदर साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है फ्लूइड, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में जो साइटोप्लाज्म फिल होता है अंदर सेल में, उसको क्या करता है, बाउंड्री क्रिएट करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो साइटोप्लाज्म के मतलब जो चारों तरफ क्या बाउंड्री इसको क्रिएट करता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद ताकि जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर ना जा पाए, ठीक है। फिर देखिए, दिस मेम्ब्रेन फॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेशनशिप ऑफ सेल विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। जो ये मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट, जो दूसरी सेल है उनसे कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फीपैथिक। इट मींस दे कंटेन्स बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, एम्फीपैथिक होते हैं। दैट मींस कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर भी होती है। मतलब कि वाटर के कंटेंट्स में अगर आएंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और वाटर से जब दूर रहेगा जो लेयर उसे क्या बोला जाएगा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेयर होती है, ठीक है, कौन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसके बारे में देख लेते हैं, ये भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोल्सन, इट मींस सी ऑफ लिपिड इन व्हेन प्रोटीन आइसबर्ग आर फ्लोटिंग, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब, तो ये जो मॉडल है वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोल्सन साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। किसने, सिंगर एंड निकोल्सन साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। इसे सी ऑफ लिपिड भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सी ऑफ लिपिड भी बोलते हैं। जिस तरीके से जो प्रोटीन, जिस तरीके से आइसबर्ग जो होगा, जिसके बारे में आपने सुना होगा, तो आइसबर्ग जो होता है वो सी में क्या करता है, फ्लोट करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो प्रोटीन है उसे वो भी साइटोप्लाज्म में फ्लूइड में क्या करता है, फ्लोट करता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला गया, सी ऑफ लिपिड बोला गया, ठीक है। फिर देखिए, दिस मॉडल वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीज फ्रैक्चर फ्रीज इचिंग मेथड। ये जो मॉडल है इसको एक और नाम से दिया गया जिसे हम फ्रीज फ्रैक्चर फ्रीज इचिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब जब बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे कि लिपिड हो गया, तो लिपिड का जो कंटेंट होता है वो कितना होता है, 20 to 79% होता है, ठीक है। हम बात करें प्रोटीन की, तो 20 to 70% जो होता है प्रोटीन का पार्ट होता है, ठीक है। फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है 1 से लेकर 5% प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो होता है वो 20% होता है। और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो रिजोनेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मटेरियल इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, रिजोनेशन के प्रोसेस को करता है। जैसे कि रिजोनेशन के प्रोसेस से जो न्यू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन है वो करता है, ठीक है। फिर देखिए, द लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग ट्रांसपोर्ट मूवमेंट, ठीक है। जैसे लिपिड हो गया और प्रोटीन हो गया, उसका क्या है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। वन सेल से अनदर सेल में अगर लिपिड एंड प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना है तो वो किसकी हेल्प से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अभी हम लेयर की बात कर रहे थे जिसमें कि जो आउटर लेयर थी वो कौन सी थी, वो ग्लाइकोकैलिक्स थी। फिर उसके बाद सेल वॉल, फिर उसके अंदर वाली लेयर जो थी वो उसे हम क्या बोल रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है उसमें क्या आ जाता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं।
term used by Keith Ports and identify fine reticulum network in endoplasm of the cells. ये जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है, एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ओके। तो और इसको किसने दिया था, केथ पोर्ट साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, किसने, केथ पोर्ट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। जो कि रेटिकुलम से क्यों बोला गया, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, नेटवर्क लाइक होता है, ठीक है, कैसा होता है, नेटवर्क लाइक होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ओके। सेल में जो इंडोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है, एज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, इसलिए उसे क्या बोला गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया, जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा कौन सा होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। They are not found in a राइबोसोम। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है, राइबोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में, जो कि एक हमारा स्मॉल ऑर्गेनेल है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो राइबोसोम है वो क्या होता है जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, वो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए सिंथेसाइज लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड स्टेरॉइड। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंड स्टेरॉइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो चेपरॉन प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। क्या एब्सेंट होता है, चेपरॉन प्रोटीन जो होता है वो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। दे आर फाउंड इन राइबोसोम, ठीक है। तो उसमें हमने क्या बात करी थी कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या होता है, जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन इस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेनली अगर बात करें तो राइबोसोम के प्रेजेंस एंड एब्सेंस की ही वजह से इन्हें डिफरेंस क्रिएट किया गया है, ठीक है, ओके। राइबोसोम की वजह से ही वो स्मूथ हो जाते, रफ हो जाते हैं, और राइबोसोम के एब्सेंस में ही वो स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चेपरॉन प्रोटीन व्हिच हेल्प इन होल्डिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन। चेपरॉन प्रोटीन जो होता है वो न्यू प्रोटीन को मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, जो कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखिए फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देख लेते हैं। इंक्रीज द लार्ज सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। जो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, एंजाइम का मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो एंजाइम की जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको उसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो एंजाइम की जो मतलब कि इनका वर्क क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो एरिया है उसको मतलब लार्ज सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का वर्क होता है, ठीक है, किसमें, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में, ठीक है। फिर देखिए सिंथेसाइज ऑफ लिपिड एंड ascorbic एसिड। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है, लिपिड का फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं और ascorbic एसिड के सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। फिर देखिए डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जैसे कि कोई ह्यूमंस हो गए, तो ह्यूमंस क्या होता है, ड्रग्स अगर वो ले लेते हैं तो वो क्या करते हैं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है, उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, ठीक है, कौन, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, ठीक है। फिर देखिए एसोसिएटेड विद मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बाय रिलीज एंड अपटेक ऑफ अ कैल्शियम आयन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम आयन की वजह से कैल्शियम आयन का मतलब टेक करना या फिर रिमूव करना या फिर रिलीज करना, तो कैल्शियम का लेना या फिर रिलीज करना इसको वो किससे होता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन से होता है, ठीक है, ओके। जब कैल्शियम आयन का अपटेक करना या फिर रिलीज करना वो किसके थ्रू होता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये भी किसका फंक्शन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ विजुअल पिगमेंट फ्रॉम विटामिन ए इन अ रेटिनल सेल, ठीक है। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किसका फॉर्मेशन करता है, विटामिन ए का, ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है, विटामिन ए का, किसके अंदर में, रेटिनल सेल के अंदर में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑर्गेनेल क्या है, लाइसोसोम, इसके बारे में देख लेते हैं। नेम्ड बाय नेविकोव। जो लाइसोसोम है उसको उसका जो नाम दिया था किसने दिया था, तो
नेविकॉफ ने दिया था। फिर देखिए डिस्कवर बाय डी डुवे, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था, तो डी डुवे साइंटिस्ट ने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। ठीक है, दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल एंड डबल मेम्ब्रेन में जो डिफरेंस होता है तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऑर्गेनल में सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन से ऑर्गेनल में डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो उसको आपको एक जगह पर राइट कर लेना है कि कौन से ऑर्गेनल में डिफरेंस क्रिएट है, कि सिंगल है मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जो लाइसोसोम की बात कर रहे हैं तो वो कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर देखिए अकरेंस की बात कर लेते हैं। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल ओनली। जो लाइसोसोम होता है वो क्या होता है, मेनली हमें एनिमल सेल में मिलता है। ठीक है, फिर देखिए इन प्लांट वैक्यूल्स एक्ट एज अ लाइसोसोम। जो प्लांट वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट में जो वैक्यूल्स, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं में ही लाइसोसोम का वर्क होता है। ठीक है, ओके, जो प्लांट सेल है क्या होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है और उन्हीं वैक्यूल्स में लाइसोसोम का वर्क होता है। ठीक है, फिर देखिए इन बैक्टीरिया पेरिप्लाज्मिक स्पेस हैज अ लाइसोसोमल एंजाइम। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो होता है लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस हैज अ लाइसोसोमिक एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जनरली इरेगुलर इन शेप, इनके शेप की बात करें तो वो कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, किसका, लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम जो होता है उसके बारे में हमें और भी डिस्कस करना है, जो कि तो बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम जो होता है, मतलब कि लाइसोसोम कैसे बनता है या फिर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और उनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइसोसोम का वर्क मेनली क्या होता है या फिर उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।